Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, इस वीडियो में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इससे से ज्यादा फायदा हो। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका लिंक है, आप यहां से इसको ज्वाइन करें ताकि आपको डेली जो इस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते हैं और इसी को हम एक वीडियो के थ्रू एनालाइज करते हैं। और जो पेपर 1 के लिए जो जनरल पेपर होता है यूजीसी नेट में, उसको हम यहाँ पे पीडीएफ की सूरत में प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में चलती रहे। आइए स्टूडेंट्स, हम देखें हमारा पहला सवाल क्या है। पहले सवाल में कहा गया कि द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ की बात की जा रही है कि ये लॉन्च किया गया है किस साल में। बेसिकली जो एनआईआरएफ जो है ये कब लॉन्च किया गया है, आपसे ये पूछा गया है। स्टूडेंट्स, एनआईआरएफ जो है वो 2015 में लॉन्च किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अच्छा, अभी हाल में जो एग्जाम हुआ है, अभी नवंबर में जो एग्जाम हुआ था 26 नवंबर को, क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि एनआईआरएफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था 26 नवंबर को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एनआईआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसको याद रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आइए इसके बारे में स्टूडेंट, ये एनआईआरएफ है क्या, इसके बारे में अगर जो बात करें तो ये एक मेथोडोलॉजी है कि जो इंस्टीट्यूशन है और जो कॉलेजेस वगैरह हैं, जो जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज है, सबको रैंक देना होता है। अच्छा, ये किसकी तरफ से ये अडॉप्ट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसको अडॉप्ट किया गया है। और ये कब आया था? 2015 में ये आया था। और इसकी इसको फर्स्ट रैंक किया गया था, रिलीज किया गया था एनआईआरएफ के। जो रैंकिंग दी गई थी पहली बार जो 2016 में दी गई थी। और अगर जो बात करें स्टूडेंट्स, ये एक मेथोडोलॉजी है। किसने अडॉप्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये किसका सक्सेसर है, यानी इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएच यानी एमएचआरडी के नाम से पहले इसको जाना जाता था। कब से? 1985 से लेके सन 2020 तक जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एमएचआरडी के नाम से जानी जाती थी। अच्छा, बेसिकली जब इंडिया आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब हकीकत में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। ये कब तक चला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? 1985 तक चला था। कांग्रेस की जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उसने इसका नाम बदल के 1985 में क्या कर दिया था? मिनिस्ट्री एमएचआरडी इसका नाम रख दिया था। कब रखा था? 1985 में इसका नाम रख दिया। और ये चला कब तक? सन 2020 तक चला। फिर मोदी जो गवर्नमेंट थी उसने इसका नाम बदल दिया 2020 में, फिर वापस से क्या रख दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम फिर से रख दिया। अगर इसमें पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लें। धर्मेंद्र प्रधान इसके करंट चेयरमैन है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे इसके कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके पहले जो चेयरमैन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इसके जो करंट चेयरमैन है धर्मेंद्र प्रधान है। आई होप स्टूडेंट, ये जो बेसिक चीजें, ये फैक्ट्स है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाएंगे, वो स्टेटमेंट दे के आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतनी सारी बातें हमने बताई स्टूडेंट्स, आपको इसको जरूर याद रखना चाहिए इसके बारे में कि एनआईआरएफ क्या होता है। एक मेथोडोलॉजी है जो अडॉप्ट की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। कब अडॉप्ट की गई थी? 2015 में। और ये
क्या करती है, रैंक देती है किसमें, जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रैंक देती है। और इसके कुछ पैरामीटर हैं, जो मेन पैरामीटर हम बता रहे हैं कि किस पैरामीटर पे, इसके कुछ पैरामीटर है किस पे रैंक देती है ये, लर्निंग टीचिंग पे, रिसर्च पे, रिसर्च प्रोफेशनल पे, ग्रेजुएशन आउटकम पे, और परसेप्शन क्या है यूनिवर्सिटीज वगैरह का, इस बेसिस पे, यानी ये पैरामीटर है, इस बेसिस पे इनको रैंक किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। स्टूडेंट्स ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मैथ में ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन है। हम एक एक पॉइंट को देखेंगे और बहुत अच्छी से इसको समझेंगे। क्या कहा गया कि एक पर्सन है, अ पर्सन जो है वो क्या करता है, 10% लॉस, यानी एक घड़ी को ये बेचता है बाय सेलिंग अ वॉच 1800, यानी 1800 रुपए में एक घड़ी को बेचता है, और ये इनकर होती है 10%, इसको लॉस इनकर होता है, 10% की इसको हानि होती है। तो पूछा इसमें क्या कहा गया कि एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट, यानी कहा गया कि अगर 1800 में ये बेचता है और 10% का इसको नुकसान होता है, अगर इसी घड़ी को कितने रुपए में बेचे तो इसको 10% का लाभ होगा, यानी 10% की प्रॉफिट होगा। आइए स्टूडेंट्स इसको समझें, एक फॉर्मूला इसको नोट डाउन कर ले। दो चीजें होती है इसमें, क्या, एक कॉस्ट प्राइस होती है और एक सेलिंग प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, आप इसको समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, यानी जब इसमें अभी परसेंटेज को, जो ये प्रॉफिट या लॉस है, यानी प्रॉफिट को जब इसमें ऐड नहीं किया जाता है तो इसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, यानी कितने रुपए में ये बन के सामान तैयार हुआ है, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होती है, जब इसमें जो प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है कॉस्ट प्राइस में, तब इसको ये सेलिंग प्राइस हो जाती है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस, इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी है, हमें सेलिंग प्राइस दी है। तो जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कॉस्ट प्राइस किस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस, दोनों हो सकता है। अगर जब प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देंगे, और अगर जो लॉस हुआ तो उसको माइनस कर देंगे, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100, फिर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले पे हम जब इसको पुट कर देंगे तो हमें आंसर इसका पता चल जाएगा। हमें कॉस्ट प्राइस पहले दी नहीं है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 लिख देंगे यहां पे। अब यहां पे देखिए 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो 100 में जब 10 हम क्या करेंगे, लॉस हो रहा तो माइनस इसको कर देंगे। तो 10% जब माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 100, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमें सेलिंग प्राइस दी है 1800, तो 1800 यहां पे लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, सीपी इंटू, और 100 में से 10 माइनस करेंगे। क्यों 10 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें नुकसान पे 10% लॉस पे बेचा गया है, तो 90 हो जाएगा इंटू 100 और बराबर में 1800 लिख देंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो इसको कैंसिल करेंगे, और 9 टू जा कितना होता है, 18 होता है, और ये 200 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 बचा हुआ और यहाँ पे बराबर का निशान दिया है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो सीपी हमारा कितना निकल के आया, 2000 निकल के आया। यानी जो कॉस्ट प्राइस थी इस वॉच की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी निकल के आ गई, 2000 निकल के आ गई। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई है, कॉस्ट प्राइस, तो अब हमें 10% लॉस, 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब हमसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइस शुड बी, क्या प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी जब इसको 10% लाभ पे बेचेंगे। तो 10% लाभ कमाने के लिए हमने क्या कहा था कि 100 में अगर जो प्रॉफिट कमाना है तो जोड़ देते हैं, तो 10% लाभ के लिए बात कर रहा है तो हम जोड़ देंगे। अब हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे पता नहीं है, अब यही जो बेसिकली हमें ये चीजें पता करनी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2100
10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। फिर इसको जब हम सिंपली सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, जो निकल के आएगा सिंपलीफाई करने पर यही निकल के आएगा। 0 से 0, 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 11 2 जा कितना होता है 22 होता है। फिर 1 0 ये और 1 0 ये, 2 0 यहाँ पे हम रख देंगे। हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, यानी 2200 रुपए में जब ये बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको क्लियर होंगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है स्टूडेंट्स। कहा गया कि ये जो डेटा है, डेटा का टर्सरी सोर्स बताया कि टर्सरी सोर्स इसमें कौन सा है डेटा का। स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या 3 चीजें होती है, एक प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है और तीसरा जो होता है वो टर्सरी सोर्स होता है डेटा को कलेक्ट करने का। तो इसमें टर्सरी सोर्स के बारे में पूछा गया है कि डेटा का जो टर्सरी सोर्स है वो क्या है। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। इंफॉर्मेशन को जब डेराइव किया जाता है कहां से, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस से। जब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस को से जब डेटा को प्राप्त किया जाता है, डेटा को निकाला जाता है, डेटा को डेराइव किया जाता है, तब क्या कहा जाता है, इसको टर्सरी सोर्स कहा जाता है। और जब प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स है जब ये फर्स्ट हैंड कलेक्शन होता है, फर्स्ट हैंड कलेक्शन होता है रिसर्चर के द्वारा, और अब जब यही पब्लिश हो जाता है डेटा फर्स्ट हैंड तो ये सेकंड हैंड में आ जाता है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह से जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है तब ये जो है सेकेंडरी सोर्स में हो जाता है। और टर्सरी सोर्स क्या होगा, जब इन दोनों का आधार बना दिया जाएगा तब ये टर्सरी सोर्स में आ जाता है। जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है कि इंफॉर्मेशन को डेराइव किया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज से, तब इसको टर्सरी सोर्स कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, यानी डेटा जो स्टोर करता है डेटा को उसकी एक हायरार्की पूछा है, क्या है स्टूडेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बिट्स। सबसे पहले क्या आता है हायरार्की में, बिट्स, फिर उसके बाद बाइट्स, फिर उसके बाद फील्ड्स, फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स, फिर उसके बाद जो है फाइल्स, फाइल्स के बाद डेटाबेस होता है। ये एक डेटा की हायरार्की है जो इस तरीके से ये चलती है। आप स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर ले, इस तरीके के एग्जाम अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले केबी दे दिया गया, फिर एमबी दे दिया गया, फिर उसके बाद जो है जीबी दे दिया गया, फिर उसके बाद टीबी दे दिया गया। ये भी इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की जा रही, जो अफेक्ट करता है मैसेज रिसेप्शन को, किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। कहां पे, क्लासरूम में। यानी क्लासरूम में जब स्टूडेंट के द्वारा मैसेज को रिसीव किया जाता है तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर बताने जो मैसेज को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अफेक्ट करेंगे वो नॉइस हो जाता है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो मैसेज के रिसेप्शन में जो है अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा क्लासरूम में, तो इसको नॉइस कहा जाता है। अच्छा, फीडबैक किसको कहा जाता है। फीडबैक स्टूडेंट्स एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। जब सेंडर अपने मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर इसको प्राप्त कर लेता है तो इसके जवाब में जो इसने मैसेज प्राप्त किया और जो समझा, जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो है ये फीडबैक देता है, इसी को फीडबैक कहा जाता है, यानी रिस्पॉन्ड करता है फिर उसी को। फ्रैगमेंटेशन विखंडन होता है, ये जो है मैसेज, ये फैक्टर नहीं है जो क्लासरूम में मैसेज को अफेक्ट करे। यह चैनलाइजेशन जो है ये भी फैक्टर नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम स्टूडेंट्स इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोस इन न्यू क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।